हम्म। मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसके अंदर मैंने ये बोला था कि जैसे जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, वो ओवरऑल पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में डिफाइन किया था, साई आर थीटा और फाई, है ना। तो साई आर थीटा फाई को फिर मैंने बोला था कि दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पीछे गेट लगा लो, गेट लगा। साई आर और साई थीटा फाई, यही बोला था। इसको कहा जाता है रेडियल वेव फंक्शन। इसको क्या कहा जाता है? रेडियल वेव फंक्शन। ये किस किस की वैल्यूज देता है? एन और एल, है ना। और इसको कहा जाता है एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन, और ये किस किस की वैल्यू देगा? एल और एम। फिर मैंने रेडियल वेव फंक्शंस की इक्वेशंस बताई थी, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, है ना। और फिर मैंने एक जनरल फॉर्म भी लिखा था। वो जनरल फॉर्म में हमें इतना याद रखना है कि सिग्मा की पावर एल, है ना, और क्या था? पॉलिनोमियल था सिग्मा में। और ये जो पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल हमारा किसका था? ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री थी? एन माइनस एल माइनस वन। फिर सिग्मा की जगह आर के फॉर्म में भी हो सकता है ये फॉर्म। और मैंने आपको बताया था आर की पावर एल और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन माइनस एल माइनस वन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये हमारा सिग्मा में पॉलिनोमियल था और ये हमारा आर में पॉलिनोमियल होगा। तो जो भी मेरे को फॉर्म दिया जाएगा उसको इस फॉर्म से कंपेयर करके, और हम डायरेक्ट एल क्या निकाल सकते हैं? एन और एल निकाला जा सकता है। तो रेडियल वेव फंक्शन से हमने एन और एल निकाला था। फिर एंगुलर वेव फंक्शंस भी लिखे थे मैंने, और मैंने ये बोला था कभी भी मुझे अगर ओवरऑल वेव फंक्शन चाहिए तो मुझे रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन का अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर मैं ओवरऑल वेव फंक्शन की बात कर सकता हूं। यही बोला था मैंने आपको, है ना। अब हम आगे चलते हैं, तो थोड़ी सी हम बात करते हैं साई आर क्या होता है, साई स्क्वायर आर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर क्या होता है। लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ significance of psi r, significance of psi r। लिखो एक लाइन साई आर। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया होगा कि रेडियल और स्पेरिकल नोड ये कितने होते हैं? रेडियल टोटल नोड्स इन एन ऑर्बिटल, ये बताया था मैंने n माइनस वन। ये जो n माइनस वन थे ये दो पार्ट में थे, एक तो रेडियल और स्पेरिकल नोड थे, ये कितने थे? n माइनस एल माइनस वन, है ना। और एंगुलर नोड कितने थे? l के बराबर, ये बताया था मैंने, है ना। अब लिखो आप सिग्निफिकेंस ऑफ साई आर। लिखो फर्स्ट पॉइंट वाइज लिखना है इसमें। साई आर इज कॉल्ड, साई आर इज कॉल्ड रेडियल वेव फंक्शन। psi r is called radial wave function। psi r is called radial wave function। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it gives
it gives amplitude of electron wave. It gives amplitude of electron wave. It gives amplitude of electron wave. Next point लिखो, its value may be positive or negative. Its general equation is psi r इक्वल टू k e की पावर माइनस में r अपॉन में k डैश r की पावर l पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस l माइनस 1। यही था जनरल इक्वेशन। मैंने एक बात और बोला था आपको, क्या बोला था कि यहां पर ये जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन ट्राइवियल। नॉन ट्राइवियल मतलब कोई भी पार्ट कॉमन ना आ सकता हो उसके बाद बाहर। बात समझ में आया? एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन वेव है, ठीक है, तो ये जो पीक पॉइंट होता है ना, डेट इज एम्पलीट्यूड। बात समझ में आया? ये जो पीक पॉइंट होता है ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो यही एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी देता है साई आर। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? नेक्स्ट लिखो बच्चों, साई आर हो गया, साई आर हमने पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर आर। सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर आर, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर आर लिखो। साई स्क्वायर आर, साई स्क्वायर आर is called, psi square r is called radial probability density, is called radial probability density। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it gives probability of finding the electron, probability of finding the electron at a point in a particular direction। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो साई स्क्वायर आर देगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if x is the probability of finding the electron, if x is the probability of finding the electron in a volume V, then probability density equal to x upon v, then probability density equal to x upon v, density equal to x upon v। एक्चुअल में साई स्क्वायर आर क्या बताता है, साई स्क्वायर आर बताता है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा।
तो ओवरऑल पूरे वॉल्यूम V में अगर प्रोबेबिलिटी हमारा x है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसी एक पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, x अपॉन v। बात समझ में आया? ओवरऑल वॉल्यूम V में x है तो एक पॉइंट पर कितनी आएगी, x अपॉन v आएगी। बात समझ में आया? जो इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एट नोड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर आर इक्वल टू 0। बात समझ में आया? किसी जैसे मैंने कहा कि यहां पर नोड है, नोड का मतलब क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। ये बात समझ में आया? नोड का मतलब क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। तो एट नोड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर आर इक्वल टू 0 लिख लें। अब देखो एक पॉइंट और, एक टर्म और डिफाइन किया जाता है, देखना जरा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आर पी डी एफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आर पी डी एफ, इसको हम ओवरऑल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इसको ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ये भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये समझना। जैसे मान लो ये एक r डिस्टेंस पर एक स्पेरिकल सेल है और एक और स्पेरिकल सेल बनाया हमने, इसको कहा गया dr। ये थिकनेस कितनी, dr। मतलब क्या है, जैसे मान लो आप ऐसा समझ लो एक बॉल है ना, उस बॉल के थोड़ा सा dr थिकनेस पे एक बॉल और है, तो हमें पहली बॉल और दूसरी बॉल के बीच का जितना भी वॉल्यूम है वो निकालना है। तो अगर उतना वॉल्यूम निकालना है हमको, तो देखना जरा, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल ऑफ थिकनेस dr। एक बात बताओ बच्चों, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम आप सभी ने पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पढ़ा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कभी तो पढ़ा होगा, है ना? नहीं पढ़ा तो दिक्कत है। तो वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि जैसे एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर ऐसे ही कुछ मान लो, है ना, ये होलो है बस, तो सिलेंडर का ये जो एरिया होता है, ये एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ऊपर तक चले जाते हैं, तो वो h हाइट हो गया, पाई आर स्क्वायर ये हो गया, तो पाई आर स्क्वायर h वॉल्यूम हो जाता है। ऐसे ही तो होता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं इसका स्पेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, उस एरिया को dr से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर dr, ये क्या आ गया हमारे पास, इतने स्पेरिकल सरफेस जो होगा इतने का वॉल्यूम। ये समझ में आता है सभी को? मतलब एक बॉल और दूसरी बॉल के बीच का जितना भी वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम लिखा हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर और dr। ये समझ में आया क्या कहा गया? मतलब एक्चुअल में मैंने क्या किया कि जैसे मान लो 4 पाई आर स्क्वायर, तो वो जो बॉल पहली छोटी वाली बॉल थी उसका एरिया था, उसका पूरा एरिया, ठीक है, उसी एरिया में मैंने dr का मल्टीप्लाई कर दिया छोटी सी थिकनेस का, तो वो ओवरऑल उतने का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पर
probability of electron in a spherical cell thickness dr क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर आर। देखो साई स्क्वायर आर क्या था? किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी थी, उस प्रोबेबिलिटी को ओवरऑल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा? ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ गई। बात समझ में आया? ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मतलब पूरे एक स्फेरिकल सरफेस पर रेडियल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो हमारी निकल के आ जाएगी। अब इसके अंदर अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी, देखना बच्चों, पर यूनिट थिकनेस, पर यूनिट थिकनेस, पर यूनिट थिकनेस का मतलब पता है क्या है? dr से क्या कर दो? डिवाइड कर दो दोनों तरफ। अरे ये प्रोबेबिलिटी थिकनेस dr की है, अगर मैं dr से डिवाइड कर दूंगा तो पर यूनिट थिकनेस आ जाएगी ना। अभी थिकनेस कितनी है? dr है ना। बेसिक लॉजिक है, मान लो थिकनेस 10 है, 10 से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट थिकनेस आ जाएगी ना कोई भी वैल्यू। तो पर का मतलब एक रह जाता है वो, तो पर यूनिट थिकनेस जो आएगा ये वैल्यू, ये क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर, ये आ जाएगा। ये क्या बताता है? ये बताता है टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी of finding electron in a spherical cell of radius r। बात समझ में आया? मतलब जैसे मान लो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर पूरी स्फेरिकल सरफेस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी। हम एक ही पार्ट पढ़ रहे हैं ना अभी, तो एंगुलर वेव फंक्शन तो हम बात ही नहीं कर रहे। रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमारा, जैसे देखो आप एक चीज समझो, साई आर तो प्रोबेबिलिटी की कोई बात ही नहीं करता था। साई स्क्वायर आर किसी एक पॉइंट पर, न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस पर किसी एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी बताता था। फिर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर क्या बताता है? न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर जो स्फेरिकल सरफेस बनाएगा ना उस पर रेडियल प्रोबेबिलिटी बताएगा, मतलब उस पर रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताएगा। तो साई स्क्वायर आर और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? साई स्क्वायर आर बताता है आर डिस्टेंस और किसी एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस आर, पूरे स्फेरिकल सरफेस पर। ये डिफरेंस है। और जितनी प्रोबेबिलिटीज हम पढ़ रहे हैं ये सारी प्रोबेबिलिटीज कौन सी है? रेडियल प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ रहा है? लिखें। और इसी को बच्चों आरपीडीएफ कहा जाता है, दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
लिख लिया। चले आएंगे, हटाए। अब देखो जरा ये यूज क्या है, देखो हेडिंग डाल लो, स्टडी ऑफ 1s ऑर्बिटल, स्टडी ऑफ 1s ऑर्बिटल, स्टडी ऑफ 1s ऑर्बिटल। स्टडी ऑफ 1s ऑर्बिटल में अगर हम बात करते हैं साई आर, तो हमने 1s का साई आर क्या लिखा था, लिखा हुआ है ना हमारे पास 1s का साई आर 2z अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, यही था। और अगर हम s ऑर्बिटल का थीटा और फाई और लिख दें, डेट इज एंगुलर वेव फंक्शन, तो एंगुलर वेव फंक्शन और लिख देंगे अगर हम, तो ये हमारा क्या था 1/4 की पावर 1/2, यही था, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, यही बोला था। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, जेड तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है, सिग्मा क्या होता है 2zr अपॉन एन ए नॉट, बोलो 2zr अपॉन जेड इज एटॉमिक नंबर, ए नॉट क्या है बोहर्स रेडियस, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना। अब यहां पर यह भी मैंने आपको उस दिन बताया था कि एन और एल का वैल्यू इससे निकाला जा सकता है, वही जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। जैसे सिग्मा की पावर कोई नहीं दिख रही तो एल 0 रहा होगा, एन माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू आप क्या रख दोगे, इसके अंदर कोई पॉलिनोमियल भी नहीं दिख रहा तो डिग्री 0 होगी उसकी, तो n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 0 1s ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रेडियल वेव फंक्शन किसका रहा होगा 1s का ही रहा होगा। बात समझ में आती है। अब यहां पर देखो एक बात और है, s ऑर्बिट s सबसेल जो है उसका एंगुलर वेव फंक्शन तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई रहना है, तो उसके ये तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो उसका रेडियल वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होंगी ओवरऑल वेव फंक्शन की भी वही प्रॉपर्टी होंगी, क्योंकि उसके बाद में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट का ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही है, बोलो यार, है ना। अब यहां पर होगा क्या, देखो मैं ना 3 ग्राफ बनाऊंगा, समझना आप मेरी बात को, साई आर वर्सेस आर, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, क्लियर है। ये 3 ग्राफ्स मैं किसी भी पर्टिकुलर सबसेल के लिए बनाऊंगा, अब किसी भी पर्टिकुलर सबसेल के लिए बनाऊंगा अगर मैं ये 3 ग्राफ्स, ये सब रेडियल वेव फंक्शंस है, ये अभी मैंने पढ़ाया प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस आर स्फेरिकल सेल की निकालने के लिए, है ना, ये हमने पढ़ा था एटा पॉइंट निकालने के लिए, और ये हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव बताता है, ये 3 चीजें सीखा था हमने। अब यहां पर ये 3 ग्राफ्स बनाने हैं, एक बात समझ लो आप मेरी, ग्राफ ऑफ साई आर वर्सेस आर, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, साई आर वर्सेस आर और साई स्क्वायर आर वर्सेस आर फॉर s orbital will start from certain value of y-axis. Graph for psi r versus r,
साई स्क्वायर आर वर्सेज आर फॉर पी डी एफ ऑर्बिटल will start from origin. इसके ग्राफ मैंने लिखे नहीं है, इसका मतलब इसके ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होंगे. इसके ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम origin. Always starts from origin for any subcell. For any subcell. क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अब देखो इधर, जैसे मेरे पास साई आर वर्सेज साई आर वर्सेज आर का ग्राफ बनाने के लिए आया 1s के लिए, ठीक है. फिर साई स्क्वायर आर वर्सेज आर का ग्राफ बनाने के लिए आया 1s के लिए ही, और फोर पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेज आर का ग्राफ बनाने के लिए आया, है ना, कोई एस ऑर्बिटल. अब जैसे मेरे को 1s के लिए निकालना है, तो आप सबसे पहले रेडियल नोड निकाल के रखो. तो रेडियल नोड की वैल्यू n माइनस एल माइनस वन, तो n माइनस एल माइनस वन इज 1 माइनस 0 माइनस 1. तो रेडियल नोड की वैल्यू कितनी आ रही है? 0. अगर रेडियल नोड की वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब है इसका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा. इसका मतलब क्या है कि इन तीनों के ग्राफ कभी भी किसको कट नहीं करेंगे? एक्स एक्सिस को. अब यहां पर ये ग्राफ एस का है, तो ऊपर से चालू होगा, ऊपर से चालू होके ऐसा कुछ चला जाएगा. सेम ये ग्राफ भी हमारा ऐसा कुछ चला जाएगा, और ये ग्राफ तो ओरिजिन से ही अरे इसमें आर है ना, तो आर 0 रहेगा तो ये 0 ही होना पड़ेगा ना. तो इसका ग्राफ हमारा ऐसा कुछ चला जाएगा. ये बात समझ में आया क्या कहा मैंने? तो यहां पर ये हमारे ग्राफ्स बनेंगे. रेडियल नोड ये बताएगा कि ये हमारा एक्स एक्सिस को रेडियल आर वाली बात को कट करेगा या नहीं करेगा. बोलो, आया ये बात समझ में? तो इससे हमें ये ना कई बार आप जब देखोगे मॉड्यूल में तो ये बिल्कुल टच कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, लेकिन हम कट तब मानेंगे जब ये एग्जैक्टली या तो कट करके, जैसे ये है, कट करके चेंज हो जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाए, या फिर इसमें कट करके सीधे ऊपर पहुंच जाए. अगर ये टच कर रहा होगा, वहीं का वहीं होगा, तो फिर हम कट नहीं मानेंगे. और कट कितनी बार करेगा, ये कौन सी वैल्यू बताएगी? रेडियल नोड. और रेडियल नोड हम जानते हैं क्या होता है? n माइनस एल माइनस वन. क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? ये बनाओ आप पहले.
चले आगे। पिछले टर्म पे नहीं आए थे क्यों, क्या हो गया? सच में कुछ पढ़ लिया तुमने? ये रिवाइज नहीं करके आए तुम? पिछले टर्म पे इससे पहले का जो पढ़ाया था कैसे, तो उसमें तुम आए थोड़ी हो गए। हाँ तो उसके पिछले टर्म में कुछ बताया होगा ना मैंने। चले हटा दूं? इस पॉइंट को जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, ये पॉइंट दिख रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी तो बताती है और जहां पर ये पीक कर रहा है ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, आर मैक्स। और मैं इस आर मैक्स की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, कैसे? ये सब लिख लिया ना आपने? हाँ देखो इधर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर, अगर मान लो मुझे निकालना है कि किस डिस्टेंस पर किस आर की वैल्यू पे मैक्सिमम आया होगा, तो dp अपॉन dr इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं। y की वैल्यू निकालनी होती है मैक्सिमम, तो हम क्या करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास कि किस x की वैल्यू पे y मैक्सिमम रहा होगा, करते हो गया आप फिजिक्स में। तो dp अपॉन dr इक्वल टू 0, तो यहां पर देखो जरा d यहां पर 4 पाई अपॉन में dr इक्वल टू 0, 4 पाई तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना। अब 4 पाई बाहर आ गया और वो 0 की साइड ही चला जाएगा, है ना। अब मेरे पास जो डिफरेंशियल है वो आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर का है। आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो डी बाई डी आर आर स्क्वायर और साई स्क्वायर आर की जगह पर ये रख देते हैं। साई स्क्वायर आर की जगह पर अगर हम ये रख देंगे तो 4, है ना, और हाइड्रोजन एटम मान लेते हैं। हाइड्रोजन एटम मान लेंगे तो 1 अपॉन में ए नॉट की पावर क्यूब, क्योंकि स्क्वायर है ना, और ई की पावर माइनस क्या आ जाएगा
सिग्मा बाई 2 था तो सिग्मा बचेगा, अरे स्क्वायर पावर चल रही है ना, 2 टू 2 पावर मल्टीप्लाई होती जाएगी और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्लियर चल रहा है ये। अब देखो जरा, ये 4 1 अपॉन ए नॉट, ये फिर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। और डी बाय डी आर आर स्क्वायर ई की पावर माइनस सिग्मा की वैल्यू रख दो 2z, z को मैं 1 मान रहा हूं, इंटू आर अपॉन में n कितना है, n की वैल्यू 1 है क्योंकि हम 1s की बात कर रहे हैं यहाँ, तो n ए नॉट दैट इज 1 इंटू ए नॉट बराबर कितना, 0। अब देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, और फिर इसका अलग से करना पड़ता है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन ए नॉट, ये समझ में आता है ना, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, समझ गए, ये तो आता होगा ना डिफरेंशियल, अरे ये पार्ट डिफरेंशियल बाय पार्ट तो आता होगा ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये पूरा क्या हो गया आपका सेकंड फंक्शन, तो बस उसे मैंने कर दिया। अब यहां पर देखो जरा e की पावर ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 0 पे चला जाएगा कॉमन लेके, अरे बोलो, है ना, तो ये हमारा 0 की साइड चला जाएगा, और क्या चला जाएगा 0 की साइड, r चला जाएगा, जो कॉमन आ जाएगा वो 0 की साइड चला गया, तो मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का 2r अपॉन ए नॉट प्लस माइनस का 2r अपॉन ए नॉट प्लस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस का 2r अपॉन में ए नॉट इक्वल टू माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 चला गया, r बराबर क्या आ जाएगा, ए नॉट। क्लियर है, तो r इक्वल टू ए नॉट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक नहीं, और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन ठीक है, आपका इतने से काम बन जाएगा।
चले, लिख लिया, चले। अब देखो देखो, जैसे मान लो मेरे को 2s ऑर्बिटल इसकी बात करनी है, ठीक है, और 2s ऑर्बिटल के अंदर मेरे को 3 ग्राफ्स बनाने हैं। फिर से समझना, मेरे पास बिना इक्वेशन हुए भी मैं पूरा ग्राफ बना सकता हूं। कैसे? साई आर, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि s ऑर्बिटल के लिए तो जो है सब ऐसी है, ओ सब साई आर ही है, क्योंकि साई थीटा फाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई होता है, तो वो तो सिर्फ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो वेरिएशन रेडियल वेव फंक्शन में हो रहा होगा वही वेरिएशन ओवरऑल वेव फंक्शन में भी होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पर साई आर वर्सेस आर ये हो जाएगा, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, फोर पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। बच्चों पता है आपको, इसको P भी कह दिया जाता है कई बार, P वर्सेस R, ठीक है ना। अब सबसे पहले 2s ऑर्बिटल के लिए n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू निकाल के देखो, ठीक है ना। 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है। इस 1 का मतलब पता है क्या है? जैसे s ऑर्बिटल है तो इसका ग्राफ ऊपर से चालू होगा, तो x एक्सिस को एक जगह पे कट करेगा। एक जगह पे कट कैसे करेगा? ऐसा, समझ गए है ना, बस खत्म हो गया। अब यहां पर साई स्क्वायर आर की वैल्यू तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव पहुंच जाएगी, क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकती, किसी भी चीज का नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही तो होगा। तो यहां पर एग्जैक्ट यही ग्राफ बनेगा, बस ऐसा कुछ समझ गए। और पता है आपको, जैसे इसमें ना हाइट डिक्रीज होती जाएगी, एक के बाद ऐसा, दूसरे के बाद और छोटी हाइट रह जाएगी वाली, तीसरे के बाद और छोटी। 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर में हाइट बढ़ेगी, उल्टी होती है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक और ये ऐसा, क्लियर है? तो इसमें और इसमें ये उल्टा चलता है, बस और कुछ नहीं है। समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं? तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? पता है आपको ये हुआ क्या? जैसे मान लो एस सब सेल करीब करीब ऐसा होता है, एस सब सेल करीब करीब ऐसा होता है, तो जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये रेडियल नोड होगा जहां पे ये कट कर रहा होगा, ये जो रेडियल, इसको रेडियल नोड कहा जाएगा ना। तो मान लेते हैं कि यहां पर है ये आर डिस्टेंस जो है ये यहां पर है, तो ये पूरा जो आर डिस्टेंस है ना, यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा पूरे स्फेरिकल सरफेस में। मतलब न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर अगर मैं चलूं पूरी सरफेस में, मुझे कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, दैट इज रेडियल नोड। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? दैट इज रेडियल नोड। मान लो वो कहेगा रेडियल नोड कहां पर होगा ये बताओ, तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे को इसका साई आर पता होगा। कितना होता है इसका साई आर बताना जरा? 1 अपॉन में 2√2 जेड अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 2 माइनस सिग्मा, यही है, ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। मान लो मेरे को कहा गया कि भैया आप तो बताओ कि रेडियल नोड होगा कहां, जो एक रेडियल नोड आ रहा है। तो हम ये जानते हैं एट नोड क्या करेंगे, साई स्क्वायर आर इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर करके 0 कर दो, इसका स्क्वायर करके 0 करोगे तो ये सब तो कांस्टेंट ही आएगा, इन सब का कोई लॉजिक नहीं है। तो यहां पर इसका स्क्वायर करोगे तो मेरे पास नेट सिर्फ 2 माइनस सिग्मा का स्क्वायर और ई की पावर माइनस सिग्मा इक्वल टू 0। अब ये दोनों में ये 0 कभी होगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 माइनस सिग्मा इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। स्क्वायर था तो उसे 0 सिग्मा बराबर 2, सिग्मा की जगह पर 2ZR अपॉन में एन ए नॉट बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पर देखो जरा, 2 इंटू मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है 1 अपॉन में R, एन कितना है 2,
अरे 2s है ना, इनटू ए नॉट बराबर 2। ये हो गया क्वेश्चन। तो r इक्वल टू 2a नॉट पर ये रेडियल नोड आया होगा सबके अंदर। समझ गए? समझे क्या कहा जा रहा है? इसी तरीके से जैसे मान लो 2p ऑर्बिटल बनाना होता, क्या बनाना होता? 2p ऑर्बिटल। अब 2p ऑर्बिटल बनाते हैं, तो 2p ऑर्बिटल के लिए भी आप क्या करो, 2 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब साई आर वर्सेज आर, साई स्क्वायर आर वर्सेज आर। बच्चों p ऑर्बिटल का तो नीचे से ओरिजिन से ही चालू होगा, ओरिजिन से ही चालू होगा, तो ये हमारा ऐसा कुछ है ना, कट तो कहीं करे, ओरिजिन को कट नहीं माना जाएगा, ये भी हमारा ऐसा कुछ, और ये भी हमारा ऐसा ही कुछ लगभग लगभग। नोड तो है ही नहीं ना इसके अंदर, अगर नोड नहीं होगा तो ये एक्सेस को कभी भी कट नहीं करेगा। बात समझ में आया? बनाओ इतना।
चले आएंगे। अब देखो थ्री पी का बनाओ, यही तीनों। सबसे पहले 3p ऑर्बिटल के लिए देखो इधर n माइनस एल माइनस वन डेट इज रेडियल नोड, ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 ये वैल्यू n बताती है, 1 एक रेडियल नोड होगा, है ना। तो यहां पर अगर हम देखते हैं ये हमारा साई आर वर्सेस आर, ठीक है। अब साई आर वर्सेस आर और साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, ठीक है। अब बच्चों ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होना चाहिए, ओरिजिन से ही तीनों, है ना। इसका तो हमेशा ही सबका ही ओरिजिन से, तो ऐसा कुछ समझ में आता है। इसके ग्राफ में ये हमारा ऐसा और ये हमारा हाइट डिक्रीज होती जाती है, और इसके ग्राफ में ऐसा कुछ, ये बात समझ में आया। मैं बच्चों इसमें जैसे 3p ऑर्बिटल है, तो 3p ऑर्बिटल में ये नोड जो आ रहा है डेट इज रेडियल नोड, ये कितने डिस्टेंस पे होगा ये निकाला जा सकता है। ये कैसे निकाला जा सकता है, साई स्क्वायर आर, इसकी वैल्यू क्या कर दो 0। क्या था 3p के लिए साई आर का बताना, वन बाय, ठीक है वो तो कांस्टेंट है। चलो एक मिनट, 1/9√6, हाँ आगे जेड अपॉन ए नॉट की पावर 3/2, हाँ 4 माइनस सिग्मा ए की पावर, ठीक है। तो यहां पर वही मुझे नोड निकालना है कितने डिस्टेंस पे होगा, तो नोड उस अरे साई स्क्वायर आर 0 आ गया तो ऑटोमेटिक सी बात है ना, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो इसका मतलब वहां पर नोड रहा होगा। अरे समझ में आता है। तो यहां पर ये जो साई स्क्वायर आर है
अब देखना जरा, इसमें ये सब तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही जीरो चला जाएगा, ये भी जीरो चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, 4 माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 माइनस सिग्मा इक्वल टू 0, तो सिग्मा बराबर 4, तो 2ZR अपॉन में एन ए नॉट बराबर 4, तो ये हमारा 2 इंटू 1 इंटू आर अपॉन में ये कितना है 3 इंटू ए नॉट बराबर 4, तो ये 2 टाइम्स, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 6 ए नॉट। तो 6 ए नॉट डिस्टेंस पर इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या रही होगी, 0। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, तो जैसे मान लो ये होता है P, जानते हैं सभी, तो जैसे मान लो ये हो गया हमारा सेंटर, इस सेंटर से 6r डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि ये हमारा 6r डिस्टेंस यहां पर है, ठीक है, तो इस डिस्टेंस पर पूरे स्फेरिकल सरफेस बना दो एक, इस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 होगी। समझ में आया, समझ गए क्या कहा गया, तो 6r डिस्टेंस यहां भी और 6r डिस्टेंस यहां भी, क्लियर है, तो ये पूरे स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्लियर है, निकाला जा सकता है। पता है अगर रेडियल ये वैल्यू 2 आती तो यहां पर जो ये टर्म आता ना स्क्वायर आता है, यहां सिग्मा की स्क्वायर, तो अपने आप 2 वैल्यू निकल के आती। अगर ये वैल्यू 3 आती तो यहाँ क्यूबिक आएगा, तो अपने आप 3 वैल्यू निकल के आएंगी, तो 3 आर डिफरेंट आर्स पर रेडियल लोड रहा होगा। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, लिख लें। समझ पा रहे हैं ना, ये समझ गए, ये क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, हाँ, कि 6r पर ऐसा नहीं है सिर्फ इतना एक पॉइंट, पूरा स्फेरिकल सरफेस बना दो, पूरे स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी 0। समझ में आया है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बनाओ बच्चों 5d ऑर्बिटल का। बनाओ सभी लोग, सभी बना सकते हैं। ओरिजिन को कभी भी कट नहीं मानना है,
बना लिए। n माइनस एल माइनस वन तो सभी ने निकाल लिया होगा कि रेडियल नोड कितने क्या होंगे। देखो सबसे पहले n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू 0 है ना। तो 5 देखो इधर 5 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू कितने 2। क्लियर है। अब साई आर वर्सेस आर है ना। तो साई आर वर्सेस आर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये दो जगह कट करना चाहिए। तो ये दो जगह अगर ये ऐसा कुछ क्लियर है। साई आर की तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकती हैं। अब अगर मैं साई स्क्वायर आर वर्सेस आर ये वैल्यू निकालूं तो ये और ये डिक्रीज होता जाएगा। यही सिखाया मैंने आपको है ना। और P वर्सेस R ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा उल्टा ये कि इसमें जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है। ये ग्राफ बनेगा। पीडीएफ के एक जैसे ग्राफ होते हैं एस का, बस वो साई आर और साई स्क्वायर आर में थोड़ा सा ऊपर से चालू होगा। और न्यूक्लियस जो होता है जैसे ही ऑरिजिन है ऑरिजिन पे ही न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस को कभी भी हम कुछ भी कट वगैरह नहीं मानेंगे। लिख लें। चले आगे। एक क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट the distance of spherical nodes. Calculate the distance of spherical nodes for 3s orbital from the nucleus. स्पेरिकल रेडियल और स्पेरिकल दोनों एक ही बात है ना। फॉर 3s ऑर्बिटल उसका जो साई आर है वो दिया हुआ है हमको 1/9√3
ए नॉट की पावर 3/2 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर ई की पावर -σ/2। बताएं जरा, हाइड्रोजन एटम ही मान लेना है। बताएं जरा, करो इस क्वेश्चन को। बताओ जरा। क्या वैल्यू आएगा? हाँ, 9। हाँ, ये सही है, ये सही वैल्यू है। साई स्क्वायर आर इक्वल टू 0। बस यही तो करना है। अगर मैं नोट पूछ रहा हूँ, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, कभी 0 होनी नहीं है, तो इस वैल्यू का मतलब है सिर्फ, देखो 3s के लिए आप रेडियल नोड निकालो तो n माइनस l माइनस 1, तो 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना? 2। बात समझ में आया? तो यहां पर साई स्क्वायर आर से अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर करके 0 करो या ऐसे ही 0 कर दो, तो सिग्मा स्क्वायर प्लस 6 सिग्मा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स हम निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा? -b, यही आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा कितना? 24 अपॉन में 2। सिग्मा को लिख दो 2zr, तो 2 इंटू 1 इंटू आर, क्या? अच्छा ये, सॉरी, सिग्मा स्क्वायर -6 सिग्मा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 सिग्मा 2 इंटू 1 इंटू आर अपॉन में n कितना है? 3 ए नॉट बराबर, ये हमारे पास 6 प्लस माइनस
12 अपॉन में 2, है ना, तो ये हमारे पास 2r अपॉन में 3a0, ये हमारा 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 2, है ना। अब r का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल कर दो यहाँ, है ना, तो ये 2 कैंसिल कर दोगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये 2 गया, तो ये हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9 प्लस माइनस 3√3 अपॉन में 2 और a0। क्लियर है, समझ गए क्या कहा मैंने। तो 9 प्लस माइनस 3√3 अपॉन में 2 a0। देखो 2 रेडियल नोड आ रहे थे तो r की 2 वैल्यूज आएंगी, 3 रेडियल नोड आते तो r की 3 वैल्यूज आती। समझ गए, लिख लें। मतलब इस जैसे पता है, जैसे 3s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल मान लेते हैं ऐसा कुछ रहा होगा, तो सेंटर से एक तो 9 माइनस 3√3 की वैल्यू छोटी होगी ना, तो एक तो r1 डिस्टेंस पर ऐसा r1 डिस्टेंस, ये एक स्फेरिकल सेल बना दो, इस पर पूरे में कई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और एक हमारा r2 डिस्टेंस पर बना दो जो कि इससे ही निकलेगा, है ना, तो इस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 होगी। लिख लें। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, समझ पा रहे हैं। मान लो 4s होता तो ये 3 वैल्यू आती, n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू कितना आता 3 आता ना, तो ये सिग्मा का क्यूब बनता है। यहाँ समझ में आ रहा है, तो 3 वैल्यूज निकलती हैं फिर। क्लियर है। और सिग्मा की वैल्यू 2zr अपॉन n a0 होता है। n क्या होता है इसमें, n तो वही होता है जिस सेल नंबर की हम बात कर रहे हैं, है ना। a0 तो हम जानते ही हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम। a0 कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये खत्म है आपका ये चैप्टर, मुझे मॉड्यूल दो, खत्म है पूरा, है ना। नेक्स्ट टर्न से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। आप इसमें मैंने बहुत सारा डिस्कस किया था पिछले टर्न पर भी, आप एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4 ये कंप्लीट कर लो। समझ में आया ना। इसमें जो भी डाउट आए वो मेरे से पूछ लो। आप कर तो एक्सरसाइज 3 भी लो, एक्सरसाइज 3 भी पूछोगे, लेकिन पहले ये कंप्लीट करके रखो। बात समझ में आया ना। 1, 2 और 4 बहुत सारा तो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट टर्न पर आपको जो भी पूछना है वो आप पूछ लें, है ना।